एक ऐसे विशाल कारखाने की कल्पना करते हैं जहां दिन रात उत्पादन हो रहा है। मतलब ये कोई आम कारखाना नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत ही अलग तरह का कारखाना। हाँ, क्योंकि इस कारखाने में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है ना, वैसे वैसे वहां लगी मशीनें खुद ब खुद होशियार होती जाती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि काम करने का वो नया और बेहतर तरीका बिना किसी अतिरिक्त कीमत के बाहर मौजूद दूसरे कारखानों तक भी मुफ्त में पहुंच जाता है। सही कहा। मतलब सुनने में तो ये किसी विज्ञान कथा या जादू की तरह लग सकता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में यही वो असल सिद्धांत है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। जी, और हमारी आज की इस गहन चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो अर्थशास्त्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे एंडोजिनस ग्रोथ या आंतरिक विकास कहा जाता है। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि दुनिया के कुछ देश लगातार इतने अमीर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि अन्य देश पीछे क्यों छूट जाते हैं। मतलब क्या ये केवल ज्यादा मशीनें और कारखाने लगाने का खेल है? कंट्रोल या फिर ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान ही विकास का असली इंजन है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और इस सवाल का जवाब अर्थशास्त्र के सबसे दिलचस्प वैचारिक बदलावों में छिपा है। देखिए, लंबे समय तक दुनिया भर के नीति निर्माता एक बहुत ही अलग धारणा के साथ काम कर रहे थे। 1950 के दशक वाली सोच। एकदम सही। अगर हम 1950 के दशक के आर्थिक नजरिए को देखें, जिसे सोलो और स्वॉन का मॉडल कहा जाता है, तो वहां एक बहुत ही बुनियादी खामी थी। उस पुरानी विचारधारा में तकनीकी प्रगति को एक पूरी तरह से बाहरी, मतलब एक एक्सोजीनस कारक माना गया था। एक्सोजीनस कारक? तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके अनुसार तकनीकी प्रगति आसमान से टपकने वाली किसी चीज की तरह थी, एक ऐसा चमत्कार जो आर्थिक प्रणाली के बाहर होता है। अच्छा, मतलब अर्थशास्त्रियों को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए कि तकनीक आखिर आका से रही है। बिल्कुल। उस समय का दावा तो यहाँ तक था कि लगभग 70% उत्पादन वृद्धि इसी बाहरी तकनीकी प्रगति के कारण होती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हम मान ले कि एक दिन अचानक कोई नई मशीन कारखाने में प्रकट हो जाएगी और सब कुछ बदल देगी। हाँ, एक तरह का जादुई समाधान। लेकिन देखिए, इस पुरानी सोच में एक और बहुत बड़ी भविष्यवाणी छिपी थी, जिस पर असल दुनिया के आंकड़े, मतलब जो असली डेटा है, वो सवाल खड़े करता है। वो कैसे? अगर तकनीक बाहरी थी, आसमान से टपक रही थी और पूरी दुनिया के लिए एक समान उपलब्ध थी, तो फिर एक समय ऐसा आना चाहिए था जब गरीब देश अपनी तेज विकास दर के कारण अमीर देशों की बराबरी कर लेते। हाँ, जिसे अर्थशास्त्र में कन्वर्जेंस कहा गया था। बिल्कुल, कन्वर्जेंस। सिद्धांत के अनुसार अगर किसी गरीब देश में पूंजी कम है तो वहां किया गया थोड़ा सा निवेश भी बहुत बड़ा बदलाव लाएगा और वे जल्द ही अमीर देशों के स्तर तक पहुंच जाएंगे। और यही वो बिंदु है जहां वो पुराना सोलो मॉडल यथार्थ की कसौटी पर विफल हो गया। मतलब वो असल दुनिया में काम नहीं किया। तो डेटा ने क्या दिखाया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने एक अलग ही तस्वीर पेश की। हमने देखा कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे देश न केवल आगे बढ़े, बल्कि उनकी विकास दर समय के साथ और तेज होती गई। और गरीब देशों का क्या हुआ? वहीं दूसरी ओर कई विकासशील देश, जिन्हें भारी विदेशी सहायता मिली थी, पूंजी भी मिली थी, वे वहीं के वहीं अटके रहे। दूरियां कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। मतलब ये तो कन्वर्जेंस नहीं हुआ, ये तो एक स्पष्ट डाइवर्जेंस था। दूरियां बढ़ रही थी। बिल्कुल सही, डाइवर्जेंस। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इससे ये साबित होता है कि तकनीक और विकास का रहस्य केवल बाहरी निवेश नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक ही तरह का निवेश करने पर अलग अलग देशों में नतीजे इतने अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि असली जादू उस अर्थव्यवस्था के भीतर हो रहा है। जी, और यहीं से विकास को देखने का नजरिया बदलना शुरू हुआ। अर्थशास्त्रियों ने सोचना शुरू किया कि अगर तकनीक आसमान से नहीं टपक रही है, तो वो व्यवस्था के अंदर ही किसी तरह पैदा हो रही है। मुझे लगता है कैल्डोर और केनेथ एरो का कलाम यहीं से जुड़ता है। एकदम। इस वैचारिक बदलाव की नींव कैल्डोर और केनेथ एरो जैसे अर्थशास्त्रियों ने ही रखी थी। एरो ने एक बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत दिया जिसे लर्निंग बाय डूइंग कहा गया। मतलब काम करते करते सीखना। हाँ, उन्होंने समझाया कि ज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में या रिसर्च लैब में नहीं बनता, बल्कि ये उत्पादन की प्रक्रिया का ही एक सह उत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल। मान लीजिए कोई कंपनी हवाई जहाज बनाती है। अब पहला हवाई जहाज बनाने में सबसे अधिक समय और लागत लगती है। जाहिर है, क्योंकि सब कुछ नया होता है। हाँ,
लेकिन जैसे जैसे वे और हवाई जहाज बनाते हैं, श्रमिक नए शॉर्टकट खोज लेते हैं। इंजीनियर्स जो है वो डिजाइन की कमियों को दूर कर लेते हैं। और पूरी प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। सही कहा। और इसके लिए किसी नई बाहरी तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ी। काम करने की प्रक्रिया ने ही उस ज्ञान को जन्म दिया। मतलब तकनीकी प्रगति अर्थव्यवस्था के भीतर के कारकों से ही संचालित हो रही थी, और इसे ही हम एंडोजेनस या आंतरिक विकास कहते हैं। बिल्कुल। हवाई जहाज वाला ये उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। अनुभव ही तकनीक को आकार दे रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। पूछिए। ये तो सिर्फ एक कंपनी की बात हुई ना। एक कंपनी का ये अनुभव पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बदलता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसे समझने के लिए 1980 के दशक के मध्य में पॉल रोमर का काम सामने आता है। रोमर ने इस पूरी चर्चा की दिशा ही बदल दी। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। हाँ, रोमन ने एक बहुत ही गहरी बात कही कि हम भौतिक वस्तुओं और विचारों यानी आइडियाज को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। मतलब मशीनें और ज्ञान दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। बिल्कुल। एक भौतिक मशीन है, जैसे कि मान लीजिए एक उन्नत 3D प्रिंटर है, वो किसी एक कंपनी की संपत्ति हो सकती है। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। हाँ, अगर मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रिंटर को बेहतर बनाने का जो आइडिया है, वो किसी तिजोरी में बंद नहीं रह सकता। रोमर के मॉडल का मुख्य आधार यही है कि विचार और ज्ञान सार्वजनिक वस्तु या पब्लिक गुड की तरह व्यवहार करते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे नॉन रिवेलरी कहा जाता है ना? एकदम सही, नॉन राइवैलरी। अगर कोई व्यक्ति किसी सेब को खा लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसी सेब को नहीं खा सकता। ये राइवैलिटी है। लेकिन विचारों के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति एक नया सॉफ्टवेयर कोड लिखता है या काम करने का कोई नया फॉर्मूला खोजता है, तो एक ही समय में लाखों लोग उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी उपयोगिता कम भी नहीं होती। तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? रोमर ने बताया कि जब एक कंपनी कुछ नया सीखती है तो उस ज्ञान का एक स्पिलओवर इफेक्ट होता है। स्पिलओवर इफेक्ट मतलब ज्ञान का छलक कर दूसरों तक पहुंचना। हाँ, बाजार में श्रमिक एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, इंजीनियर अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनियां खोलते हैं और वे अपने साथ उस नए ज्ञान को भी ले जाते हैं। तो सिलिकॉन वैली का पूरा इतिहास इसी स्पिलओवर इफेक्ट का सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब एक कंपनी ने माइक्रोचिप में कुछ नवाचार किया और उसके कर्मचारियों ने दूसरी कंपनी बनाई, और देखते ही देखते पूरी घाटी में तकनीकी क्रांति आ गई। बिल्कुल। अब देखिए, पुराने अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वे मानते थे कि अगर कारखाने में बस मशीनें बढ़ाते जाएंगे तो एक समय बाद मुनाफा कम होने लगेगा। हाँ, जिसे घटते प्रतिफल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। मतलब 10 मशीनें लगाने के बाद 11वीं मशीन उतना फायदा नहीं देगी जितना पहली मशीन ने दिया था। एकदम सही। लेकिन रोमर ने इस धारणा को पलट दिया। ज्ञान और विचारों के स्पिलओवर के कारण पूरी अर्थव्यवस्था को एक मुफ्त अपग्रेड मिल जाता है। एक तरह का जादुई गुणक या मैजिक मल्टीप्लायर काम करने लगता है। हाँ, रोमर के गणितीय मॉडल में जो उनका प्रसिद्ध फॉर्मूला है, उसमें यही बात है कि ज्ञान की ये गतिशीलता व्यवस्था में उस गुणक को जोड़ देती है जिससे प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती रहती है बिना किसी ठहराव के। तो उस गुणक के बिना अर्थव्यवस्था रुक जाती। बिल्कुल। बिना नए विचारों के कोई भी अर्थव्यवस्था अंततः एक स्थिर बिंदु पर आकर रुक जाएगी, जिसे स्टेडी स्टेट कहा जाता है। लेकिन विचारों के फैलाव के कारण नवाचार का कोई अंत नहीं है। एक नया विचार अगले नए विचार को जन्म देता है, इसलिए विकास की कोई सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। वो क्या? रोमर ने ये तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि विचार कैसे फैलते हैं और वे असीमित विकास को कैसे जन्म देते हैं। लेकिन एक विचार अपने आप में केवल एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे कोई क्वांटम कंप्यूटर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट दे दे तो भी मैं उसे नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि केवल जानकारी होना और उस जानकारी को जमीनी स्तर पर लागू करने की क्षमता होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। विचारों का स्पिलओवर तो तब काम करेगा ना जब समाज में उन विचारों को समझने वाले लोग मौजूद हों। बिल्कुल। और यहीं से इस पहेली का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ता है, जिसे अर्थशास्त्री रॉबर्ट लूकस ने सामने रखा। मानव पूंजी का सिद्धांत। हाँ, ह्यूमन कैपिटल। लूकास का मॉडल इसी शून्य को भरता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अक्सर भौतिक पूंजी मतलब मशीनों, इमारतों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। हम विकास को केवल सीमेंट और लोहे के ढांचे के रूप में देखते हैं। जी,
लेकिन उन उन्नत मशीनों को चलाने, उन्हें सुधारने और उनमें नए विचार जोड़ने के लिए एक प्रशिक्षित मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। तो क्या भौतिक पूंजी और मानव पूंजी एक दूसरे के विकल्प हैं? ने केवल कारखाने नहीं बनाए। उन्होंने ज्ञान सृजन और शिक्षा में भी भारी निवेश किया होगा। हाँ, कौशल और तकनीक को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। लुकास ने इस बात पे बहुत जोर दिया। इस बात को थोड़ा और जमीनी स्तर पर समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास बाजार का सबसे नया, सबसे उन्नत स्मार्टफोन है, लेकिन वो व्यक्ति उस फोन में कभी कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल नहीं करता। तो क्या होगा? वो फोन बस चलता रहेगा और कुछ समय बाद नए ऐप्स उस फोन पर काम करना बंद कर देंगे। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। लुकास का मॉडल मानव पूंजी के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है। इंसान के पास जो कुल समय है, उसे वो दो तरह से बांट सकता है। अच्छा, कैसे? या तो वो अपना पूरा समय सिर्फ रोजमर्रा के उत्पादन में यानी काम करने में लगा दे, या फिर वो अपने समय का एक हिस्सा कुछ नया सीखने, नई ट्रेनिंग लेने या अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने में लगाए। तो ये समय का विभाजन लुकास के मॉडल की आत्मा है। बिल्कुल। जो समय सीखने में निवेश किया जाता है, वो वर्तमान में कोई उत्पादन नहीं देता। हो सकता है कि उस समय के लिए किसी व्यक्ति को कोई वेतन भी ना मिले। लेकिन यह निवेश भविष्य की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि इस मानव पूंजी निवेश का प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो सीख रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसके कुछ बाहरी प्रभाव भी होते होंगे। हाँ, लुकास ने मानव पूंजी के दो अलग-अलग प्रभावों की पहचान की। पहला है आंतरिक प्रभाव। एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, उसका कौशल बढ़ता है और इसके परिणाम स्वरूप उसे उच्च वेतन मिलता है। ये तो सीधा और व्यक्तिगत लाभ हो गया। जी, लेकिन जो दूसरा प्रभाव है, वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से ज्यादा मायने रखता है। वो है बाहरी प्रभाव या एक्सटर्नल इफेक्ट। ये कैसे काम करता है? देखिए, समाज में शिक्षा और कौशल का एक समग्र औसत स्तर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ऐसे कार्यालय में काम करता है जहां उसके आसपास के सभी लोग तकनीकी रूप से बहुत अधिक कुशल और ज्ञानी हैं। हम्म। भले ही उस व्यक्ति ने खुद कोई नई ट्रेनिंग न ली हो, लेकिन उन कुशल लोगों के साथ काम करने, उनके विचारों को सुनने मात्र से उस व्यक्ति की अपनी उत्पादकता अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाएगी। अरे वाह! मतलब पूरे समाज का ये जो औसत मानव पूंजी स्तर है, वो हर एक नागरिक की रोजगार योग्यता और काम करने की क्षमता को ऊपर उठाता है। बिल्कुल। यही कारण है कि दुनिया के बेहतरीन संस्थान और कंपनियां एक जगह क्लस्टर बनाना पसंद करती हैं। वे केवल बुनियादी ढांचे के लिए एक साथ नहीं आते। वे उस औसत मानव पूंजी के लाभ को उठाना चाहते हैं। हाँ, जब उच्च कौशल वाले लोग एक साथ आते हैं, तो वे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो हर व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा देता है। और यही वो तंत्र है जो अमीर देशों को और अमीर बनाता चला जाता है। उनके पास न केवल अच्छी मशीनें हैं, बल्कि उच्च स्तर की मानव पूंजी भी है, जो लगातार नए विचार पैदा कर रही है। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों से एक बहुत ही विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है। वो कैसे? तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर ज्ञान का स्पिलओवर इतनी आसानी से होता है और इंटरनेट के इस युग में दुनिया भर के शोधपत्र, किताबें, सब कुछ ही क्लिक की दूरी पर उपलब्ध हैं, तो फिर विकासशील देश अभी भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? विचारों पर तो कोई सीमा शुल्क नहीं लगता ना? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। अगर फॉर्मूला इतना ही साफ है कि मानव पूंजी में निवेश करो और विकास पाओ, तो फिर गरीब देशों की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? और यहीं पर हमें रोमर और लुकास के मॉडलों की कुछ व्यावहारिक सीमाओं को समझना होगा। मतलब ये मॉडल असल दुनिया में कहाँ तक जाते हैं? देखिए, ये मॉडल कागज पर बहुत सुचारू रूप से काम करते हैं, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि बाजार पूरी तरह से परफेक्ट है और सभी संसाधन अपनी सही जगह पर लगे हुए हैं। लेकिन विकासशील देशों की जमीनी हकीकत तो इन मॉडलों से बहुत अलग होती है। बिल्कुल, वहाँ बहुत सी संरचनात्मक बाधाएं होती हैं, स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज। इसे एक एनालॉजी से देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को एक बहुत ही उन्नत रेसिंग कार दे दी जाए, फॉर्मूला 1 कार। कार में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है। हाँ, लेकिन उस कार को चलाने के लिए जो सड़क चाहिए वो उबड़-खाबड़ है। और इससे भी बड़ी बात, वहां उसे चलाने के लिए कोई कुशल ड्राइवर ही मौजूद नहीं है। बहुत सही उदाहरण है। विकासशील देशों के पास अक्सर तकनीक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो संस्थागत ढांचा चाहिए, वो नदारद होता है।
इस स्थिति को संसाधनों का गलत आवंटन या मिस एलोकेशन कहा जाता है। मिस एलोकेशन। हाँ, सोचकर देखिए, अगर किसी विकासशील देश में एक अत्यधिक प्रतिभाशाली डॉक्टर या इंजीनियर मौजूद है, लेकिन उसके पास काम करने के लिए निर्बाध बिजली वाला अस्पताल या अत्याधुनिक लैब नहीं है, तो उसकी उस मानव पूंजी का कोई मूल्य नहीं रह जाता। बिल्कुल, उस कौशल का अंडर यूटिलाइजेशन होता है। ये जो एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल है, ये मान लेते हैं कि अगर मानव पूंजी है तो वो अपने आप उत्पादन में लग जाएगी। लेकिन असल में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमी उस मानव पूंजी को रोक देती है। और इसका सबसे भयानक परिणाम वो होता है जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। प्रतिभा का पलायन। हाँ, ब्रेन ड्रेन तो बहुत बड़ी समस्या है। जब किसी कुशल व्यक्ति को अपने ही देश में अपनी प्रतिभा का सही मूल्य या माहौल नहीं मिलता, तो वह स्वाभाविक रूप से उन देशों की ओर आकर्षित होगा जहां मानव पूंजी का औसत स्तर पहले से ही बहुत अधिक है, जहां उसके कौशल का सही इस्तेमाल हो सकता है। मतलब विकासशील देश अपनी सीमित पूंजी लगाकर एक डॉक्टर या इंजीनियर तैयार करते हैं। जी, लेकिन जब वो व्यक्ति समाज को वापस देने या स्पिलओवर पैदा करने के लायक बनता है, तब वो किसी अमीर देश में चला जाता है। ये विकासशील देशों के लिए एक दोहरा नुकसान है। एक और उन्होंने उस व्यक्ति की शिक्षा पर अपने संसाधन खर्च किए, और दूसरी ओर उन्होंने उस बौद्धिक पूंजी से होने वाले दीर्घकालिक लाभों को भी खो दिया। वो व्यक्ति अब किसी अन्य विकसित देश की अर्थव्यवस्था में अपने विचारों का स्पिलओवर कर रहा है। बिल्कुल, और इसी कारण से सोलो की पुरानी थ्योरी का वो कन्वर्जेंस कभी सच नहीं हो पाया। अमीर देश केवल भौतिक पूंजी ही नहीं खींच रहे हैं, वे दुनिया भर की बेहतरीन मानव पूंजी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिससे उनका विकास और तेज हो जाता है और गरीब देश अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति खोकर और पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि केवल तकनीक का आयात कर लेना किसी देश को अमीर नहीं बना सकता। मशीनें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन उन मशीनों के इर्द गिर्द ज्ञान और विचारों का जो एक जीवंत इकोसिस्टम होता है, उसे रातों रात नहीं खरीदा जा सकता। पूरी चर्चा का अगर सार निकालें तो विकास केवल मशीनों की संख्या बढ़ाने से नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई समाज अपनी मानव पूंजी को कैसे पोषित करता है। नई सोच हमें यही सिखाती है कि आर्थिक विकास कोई प्राकृतिक घटना नहीं है जो बस अपने आप हो जाएगी। ये सचेत विकल्पों का परिणाम है। हाँ, जो समाज शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देते हैं, वे उस जादुई गुणक को सक्रिय कर लेते हैं जो उन्हें निरंतर विकास के पथ पर ले जाता है। अब पूरी चर्चा को अगर आज के डिजिटल और तेज भागते युग से जोड़कर देखा जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? हमने लुकास के मॉडल में बात की थी हाँ। कि इंसान को अपना समय रोजमर्रा के उत्पादन और नया सीखने के बीच बांटना होता है। जी, समय का आवंटन। लेकिन आज की जो कार्य संस्कृति है, जिसे हम हासिल कल्चर कहते हैं, वो हमें लगातार सिर्फ उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर रही है। हर कोई बस अपने रोजमर्रा के लक्ष्य पूरे करने में लगा है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर हम गणितीय रूप से देखें, अगर कोई समाज या व्यक्ति अपने दिन का 0% हिस्सा कुछ नया सीखने में लगाता है, तो लुकास के मॉडल के हिसाब से मानव पूंजी में वृद्धि भी शून्य हो जाएगी। बिल्कुल 0। लोग केवल पुराने ज्ञान के सहारे मशीनों की तरह काम करते रहेंगे और अंततः उसी घटते प्रतिफल का शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की हमारी शिक्षा प्रणाली और कार्यालयों का भारी दबाव हमें वास्तव में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने का समय दे रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। या फिर पूरी दुनिया सिर्फ तात्कालिक उत्पादन की अंधी दौड़ में शामिल होकर अपने भविष्य के विकास के असली इंजन को ही ईंधन से वंचित कर रही है? ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, हम सबको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में इस विचार को गहराई से परखना चाहिए। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए।